जी बेटा जी, क्या हाल है आपका? तो बेटा इस अमेंडमेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ई-सॉप के रिगार्डिंग जो काफ़ी एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ है, जो बहुत डिटेल में समझना ज़रूरी है, उसका इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट क्या रहेगा? ई-सॉप जिस तरह आप सैलरी में समझते ही हैं कि उसमें आप एक फेयर मार्केट वैल्यू देखते थे कि क्या है उसकी, फिर डेट ऑफ एक्साइज़ ऑफ ऑप्शन पे वैल्यू देखनी है, फिर कितने पैसे आपने दिए हैं वो माइनस कर दीजिए, तो जो डिफरेंस में अगर पॉजिटिव गैप आता है, वो ईयर ऑफ अलॉटमेंट में टैक्स किया जाता था। वो सब प्रोसीजर अभी भी देखने में वैसे ही लगेंगे, बट अब टैक्स की जो पेमेंट है ना, वो ईयर ऑफ अलॉटमेंट में करनी है या आगे जाके होनी है, वहाँ एक मेजर चेंज आ गया। तो बेसिकली हम इस वीडियो में इसी अमेंडमेंट की बात करने वाले हैं। तो चलते हैं सर डिटेल में। अ, देखिए मॉड्यूल में 4.85 पेज पे आपका ये ईसॉप की बात शुरू हो जाती है, जहाँ वो वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस सेक्शन 1726 की बात करता है। ये रूल्स अगर आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि सर ये तो वही का वही है जो पुराना पहले भी आपने हमें पढ़ाया हुआ है। और जैसे एक जस्ट टू चेक कि भाई वैल्यू ऑफ कैसे निकाल रहा है, वो हम आपके सामने रखते हैं। AB company allotted thousands sweat equity share to Shri Chand in June 2020. Shares were allotted at 200 रुपये per share against the fair market value of 300 on the date of exercise of the option by the allottee. The fair market value was computed in accordance with the act method prescribed under the act. तो फेयर मार्केट वैल्यू एक्साइज पे 300 है भाई, आपने दिए हैं 200, 100 रुपये का बेनिफिट है, 1000 शेयर है। तो यहाँ तो बच्चा कहेगा सर ये तो कोई चेंज वाली बात नहीं हुई, ये तो हम पहले भी करते थे। सर यहाँ चेंज नहीं है, जो इस पे टैक्स देना पड़ता है वो कब डिपॉजिट होगा वहाँ चेंज है। तो इसके लिए हम पढ़ते रहेंगे। अब इसमें इन्होंने ये भी समझाया है कि कल को आगे जाके वो शेयर बेच दे तो कैसे कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। अब जब आप देख रहे हैं कि भाई कुछ अमेंडमेंट वाला पार्ट यहाँ हाईलाइट तो किया गया है, ये देखिए क्या लिखा है। इंस्टीट्यूट ने इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। टीडीएस वाले चैप्टर में हो सकता है ज़्यादा जोर दिया गया हो इस चीज़ पे, पर मैं रिगार्डिंग टीडीएस एज वेल एज जो यहाँ है वो इकट्ठे इसी वीडियो में समझा रहा हूँ। अब पढ़ने में आता है टैक्स ऑन परक्विजिट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड स्वेट इक्विटी शेयर इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द ईयर ऑफ एक्साइजिंग द ऑप्शन। मतलब यहाँ इन्होंने लिखा है कि जिस ईयर में आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ आपको टैक्स देना पड़ता है, ऐसा लिखा है इन्होंने। However, where such shares or securities are allotted by current employer, जो कि एक एलिजिबल स्टार्टअप है, तो perquisite is taxable in the year after expiry of 48 months from the end of the relevant assessment year in the sale in which the sale of security or shares are made by SEC। एक तो आ गया 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, या जिस साल बेच दिए, या जिस साल आपने जॉब छोड़ दी, विच एवर इज अर्लियर। अब इस पे इन्होंने कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह बना के या कोई भी काम इसमें समझाया नहीं है। तो इसके लिए जी हमने अलग से एक पीडीएफ में थोड़ी सी कह लो कि डिटेल रखी है, वहाँ चलते हैं कि क्या है ये अमेंडमेंट और इन्हें समझते हैं अच्छे से। तो पूरा डिटेल में इसमें समझाया गया है, तो आप अच्छे से वीडियो को सुने, कहीं पे भी स्किप्स को ना करें, ताकि बाई चांस इसका सम आ जाए और वहाँ वो पूछे बताओ टैक्स कब पे होगा, अगर पूरा अच्छे से कवर कर रखा होगा तो बता पाओगे। पढ़ते हैं जी। कहते हैं जी ईसॉप्स हैव बीन अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एम्प्लॉयज ऑफ स्टार्टअप। जैसे क्लासेस में बताता होता था कि भाई जो आपके ये फ्लिपकार्ट वगैरह हैं और जो ऐसे ई कॉमर्स रिलेटेड स्टार्टअप बहुत है हमारे यहाँ, तो इनमें कईयों में अभी तक मेजरली लिस्टिंग तो हुई नहीं है, बट स्टिल इन्होंने बहुत ज़्यादा ईसॉप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रखे हैं। कल को ये कंपनियां जाके अगर लिस्टिंग करवाती हैं तो ऑब्वियस है स्टार्टअप्स के एम्प्लॉय के पास जो इक्विटी है उसकी वैल्यू निखर के आएगी। तो जो ये कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि ईसॉप एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन फॉर द एम्प्लॉय ऑफ स्टार्टअप, as it's allow its founder and startup to employ highly talented employees at a relatively low salary। मतलब कैश कंपोनेंट कम दे देते हैं और बाकी कह देते हैं कि बेटा तेरे को इक्विटी देंगे, कल को जाके मान लो हमारी कंपनी लिस्ट हो जाती है या कोई बड़ा हिस्सा इसमें बेचा जाता है तो आपके भी शेयर की वैल्यू अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा कल्चर ज़्यादा स्टार्टअप्स में देखा जाता है। पहले ये आप समझ लें कि स्टार्टअप कैश वाली सैलरी थोड़ी कम देती है, ईसॉप थोड़ा ज़्यादा। Currently, ESOPs are taxed as perk under Section 17(2), read with rule this.
टैक्सेशन इसकी दो पार्ट में स्प्लिट है। एक तो टैक्स लग जाता है पर्क पे एज इनकम फ्रॉम सैलरी एट द टाइम ऑफ एक्साइज ऑप्शन। दूसरा टैक्स लगता है कैपिटल गेन जब आप ये शेयर को बेचते हैं, मतलब कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ एक्साइज ऑप्शन हम देखते हैं। मान लीजिए 1000, मेरे से लिए 100 रुपये, तो 900 रुपये का पर्क बन जाता है। ये एक्साइज ऑप्शन के हिसाब से कंप्यूट होता है और डेट ऑफ अलॉटमेंट जहाँ डलती है उस ईयर में डाल के हम इसे टैक्स कर देते हैं। अब कल को आगे जाके कभी मैं शेयर को बेचूंगा भी तो कैपिटल गेन भी लगता है। सर ये बातें तो फिर लिखी हुई हैं सर, बिल्कुल ये तो हमें पता ही है। सर अब आप ध्यान से देखें वो क्या कह रहा है। टैक्स ऑन परक्विजिट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ईसॉप। मतलब आपको 1000 रुपये एफएमवी का शेयर 100 रुपये पे मिल गया, अब 900 रुपये पे टैक्स आपको ईयर ऑफ अलॉटमेंट में देना ही पड़ेगा। ध्यान रखें इसमें फेयर मार्केट वैल्यू डेट ऑफ एक्साइज की देखते हैं, टैक्सेबिलिटी पेमेंट ऑफ टैक्सेशन डिसाइड करता है डेट ऑफ अलॉटमेंट। कहता है विच मे लीड टू कैश आउटफ्लो प्रॉब्लम, कैश फ्लो प्रॉब्लम एज दिस बेनिफिट ऑफ ईसॉप इज इन काइंड। कहता है इससे प्रॉब्लम आ सकती है कैश फ्लो की, कि बंदे को 900 पे टैक्स देने के लिए तो आपने कह दिया, पर हार्ड कैश तो उसके पास कोई आया नहीं, आया तो सिर्फ शेयर है जिसको अभी उसने बेचा नहीं। आप ईसॉप के पर्क पे टैक्स मांग रहे हो भाई जी, अभी उसने शेयर बेचा नहीं है, तो अगला कहेगा मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं टैक्स कैसे दूं। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है जो आप देखने जा रहे हैं। प्रॉब्लम दोबारा देख लें भाई। प्रॉब्लम ये है कि एफ एम वी एज ऑन डेट ऑफ एक्साइज 1000 और एक्सरसाइज प्राइस 100, 900 रुपये वैल्यू ऑफ पर्क बन गई। अब ये शेयर मिला है जिस शेयर को भी उसने बेचा भी नहीं है, और हम उसे कह रहे हैं कि 900 इंटू द क्वांटिटी, मान लो 1000 शेयर हैं, देन दिस बिकम्स 9 लाख, कि भाई इसमें अपनी सैलरी में ऐड करके टैक्स दे दो। अब स्टार्टअप वाले बंदे कहते थे कि भाई हमें पैसा तो अभी कोई मिला नहीं है, शेयर हमने मार्केट में बेचा नहीं है, तो तुम टैक्स मांगने आ गए। मतलब गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, ये वाली फील होती थी उनकी। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। In order to ease the burden of payment of tax by the employees of eligible startup or TDS by startup employer, it is proposed to amend section 192 TDS on salary and insert subsection 1C जो clarify करेगा कि for the purpose of deducting or paying the tax under these subsections, as the case may be, a person being eligible startup referred in 80 IAC, मतलब कि वो भी समझाया हुआ है आगे कि एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है, तो उसको टीडीएस कैसे डिडक्ट करना है, कब जमा कराना है, वो सब बताएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम टू सेसी बीइंग पर्क ऑफ द नेचर दिस, ये ईसॉप की बात हो रही है। इन एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 21-22 या आगे, मतलब ये अमेंडमेंट इफेक्ट लेती है प्रीवियस ईयर 20-21 ऑनवर्ड से, आगे के लिए भी रहेगी। डिडक्ट और पे as the case may be tax on such income within 14 days। अब कहा गया है कि जो टीडीएस है वो डिडक्ट और पे आपने करना है 14 दिन के अंदर अंदर। अब वो 14 दिन कहाँ से शुरू होंगे, सुनते जाएं। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स, 48 मंथ्स मतलब 4 साल, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब कि अगर 20-21 आपका प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर है 21-22, वहाँ से आपको 4 साल और ऐड करने हैं। सर ये तो प्रीवियस ईयर से तो एक तरह 5 साल ही मिल गए, बिल्कुल जी। और 14 डेज ही लगने हैं, मतलब कि ये एक्सपायरी होगी उसके बाद 14 दिन भी जुड़ने हैं, या 14 दिन देख लें फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच सिक्योरिटीज बाय द सेसी, या 14 दिन देख लें फ्रॉम द डेट ऑन विच सेसी सीजेस टू बी द एम्प्लॉई। अब इनमें से जो डेट अर्लीस्ट सेलेक्ट होती है, मतलब मान लीजिए कि एम्प्लॉई जो है वो अपना जॉब छोड़ता भी नहीं है, शेयर बेचता भी नहीं है, तो भाई टैक्स की पेमेंट बहुत आगे कर दी गई, तकरीबन 5 साल बाद जाके ये टैक्स डिडक्ट पे होगा, क्योंकि इट विल बी, ये आपका 48 मंथ्स वाला क्राइटेरिया लगेगा, क्योंकि ना ही उसने शेयर बेचा है ना ही अभी जॉब छोड़ी है। पर सर अगर शेयर बेच दिया पहले या जॉब छोड़ दी, फिर ये 14 डेज काउंट करने हैं आपने डेट ऑफ सेल ऑफ शेयर से या डेट ऑफ लिविंग द जॉब, आपने तीनों बना लेने क्वेश्चन में। सेलेक्ट विच एवर इज अर्लियर on the basis of rate in force of the financial year in which said security or sweat equity is allotted। कहा गया है कि टैक्स उन्हीं रेट्स पे लगेगा जो तब थे जब अलॉटमेंट हुई, मतलब 20-21 में अलॉटमेंट हुई, हो सकता है टैक्स इसका 4-5 साल बाद पे हो रहा है,
हो सकता है 2.5 साल बाद पे हो रहा है क्योंकि वो शेयर बेच देता है। तो उस 2.5 साल बाद क्या रेट चल रहा है वो नहीं लगाने का है, रेट वही लगेगा जो 2021 में। अब इन्होंने अमेंडमेंट को समराइज करके भी यहाँ लिखा है, फिर एक इलस्ट्रेशन भी हमने इस पे बनाई है। ये सारा बेटा जी आपको इस वीडियो में कवर करना है। इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट इज एज अंडर। सर देखिए, अगर आपको टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए आता है क्वेश्चन में, तो उसमें कोई खास इफेक्ट नहीं है क्योंकि पर्क तो अभी भी वैसे ही आएगा। पर जो आपको उसमें ग्रिल करता है थोड़ा और कहता है कि बेटा बता इसमें से कितना टैक्स इस साल पे होगा, कितना टैक्स डेफर हो जाएगा, तो वहाँ पॉइंट है बेटा, वहाँ इफेक्ट लेगा। द वैल्यू ऑफ पर्क ऑफ ईच ऑन ESOP शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एम्प्लॉई इन द प्रीवियस ईयर जिस दिन अलॉटमेंट हुई। लेट अस से कि भाई आपका ESOP अलॉट हो रहा है इस दिन, तो perquisite shall be included in the income of employee for the year ended। समझ गए? 30/1/2021 को अलॉट हुआ, तो 30/1/2021 20-21 प्रीवियस ईयर में ही आती है। तो ये तो सर हम पहले भी ऐसे ही याद करते थे, समझते थे कि फेयर मार्केट वैल्यू डेट ऑफ एक्साइज की देखनी है, टैक्सेबल किस ईयर में है ये डिसाइड करेगी डेट ऑफ अलॉटमेंट। यहाँ तो कोई चेंज नहीं। सर अब टैक्स की पेमेंट में चेंज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, टैक्स की पेमेंट कैसे होनी है, TDS कैसे डिडक्ट होना है, यहाँ चेंज है। However, as per the amendment made in this section, the self-assessment tax for the year shall be reduced by the tax on perks। या 31 मार्च 2001 कर लें, 2021 कर दी, 31 कर देते हैं। टैक्स ऑन perquisite on ESOPs beside other reduction as per 140A। Employees not required to pay tax on perk on ESOP along with return of income for this ended and he shall not be treated as assessed default। अब इसे समझते हैं। कह रहा मान लो आपका जो टैक्स बन गया, पूरा आपने पर्क भी ले लिया, ये इंक्लूड कर लिया सैलरी में, तो उस पर टैक्स बन गया। अब इसमें से ना 140A के अकॉर्डिंग कुछ टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। मतलब वो टैक्स वो रिप्रेजेंट करेगा कि जो इस पर्क पे टैक्स बनता है। जैसे अगर आपके यहाँ 9 लाख की वैल्यू टैक्स हो रही है ना ESOP की, तो सैलरी में तो ले लो, टैक्स भी कैलकुलेट कर दो। पर जब वो टैक्स जमा करवाने की बात आएगी रिटर्न भरने से पहले, तो भाई आपको ये नहीं कहा जाएगा कि सारा टैक्स जमा कराओ, कुछ टैक्स रिड्यूस होना। वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है जो ऊपर हमने लिखी थी कि एम्प्लॉय कहता है यार मेरे को तो शेयर ही मिला, पैसे थोड़ा ना मिले हैं, मैं टैक्स अभी कैसे दे दूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बस जितना इस ESOP की वैल्यू पे टैक्स बनता होगा उतना टैक्स डेफर कर दिया जाएगा। वो इन 3 डेट्स में से जो अर्लीस्ट बनेगी उसमें जमा कराइए, ये चीज़ है। एम्प्लॉयर शेल डिडक्ट द TDS ऑन ESOP विद इन 14 डेज फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट, जो ऊपर हमने देख लिया। फिर उसके बाद लिख के आता है इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू डिडक्ट द TDS विद इन 14 डेज देन एम्प्लॉई शैल हैव टू पे द टैक्स ऑन इट्स ओन। जैसे वो जॉब लीव वगैरह कर जाता है तो वहाँ पे उसे खुद ही ये बंदोबस्त करना होगा। अब इन्होंने बताया है कि एलिजिबल स्टार्टअप्स क्या होती हैं। कहता है एलिजिबल स्टार्टअप वो है जो ये कंडीशनें पूरी कर दे। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर दिस डेट बट बिफोर दिस डेट। टोटल टर्नओवर ऑफ इट्स बिजनेस डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर। समझ रहे हैं कि नहीं? देन उसके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये चेंजेस सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिस तरह हमारा HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, यहाँ पे भी ESOP कल्चर है, वहाँ कोई बदलाव नहीं है भाई। वहाँ जैसे पहले ESOP आपकी सैलरी में आता था और उस पर टैक्स साथ साथ ही देना पड़ता था, वैसे ही है। इट इज़ ओनली फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप। अब इस पे एक सवाल छोटा सा, मिस्टर डी एन एम्प्लॉई ऑफ बी लिमिटेड जो कि एक एलिजिबल स्टार्टअप है, ये डिटेल दे रहा है 2021 की, बेसिक पे इतनी है, DA इतना। अक्टूबर 19 में बी लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन टू डी टू अप्लाई फॉर 20,000 शेयर एट 20 ईच। ऑल दीज ऑप्शन वर एक्साइज्ड ऑन दिस डेट। उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू 200 है। बेटा एक्साइज यहाँ हो गया है, देखना ये होगा अलॉट कहाँ होता है। द शेयर्स वर अलॉटेड टू डी ऑन 24 अप्रैल 2020, ये तो आ गया 2021 में। उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ये है। अब नाउ आउट ऑफ 20,000 शेयर्स डी ने कैसे कैसे ये शेयर बेचे, कब बेचे, वो सब नीचे लिखा हो। RSC पे बेचे हैं, 112A के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर ये रिज़ाइन करता है जी इस दिन 2028 में जाके। कहता है मिस्टर डी और बी लिमिटेड, डी एम्प्लॉई है, बी लिमिटेड एम्प्लॉयर है, वांट टू नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस इन देयर रिस्पेक्टिव हैंड्स। तो वो जानना चाहते हैं कि टैक्स कैसे होगा।
सर देखिए, पहले आप सैलरी की इनकम का आंसर देखिए इनका। नॉर्मल 24 लाख ये भी ठीक है, 12 लाख डी ये भी ठीक है। अब पर्क की वैल्यू कैसे आई सर, इस पे बात करें। सर पर्क ऐसे है कि इनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ एक्साइज 200 है। डेट ऑफ एक्साइज का फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, माइनस प्राइस पेड बाय एम्प्लॉई, ये रह गया 180। शेयर कितने अलॉट हो रहे हैं, 20,000 मल्टीप्लाई। अब ये टैक्सेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है सर, डेट ऑफ अलॉटमेंट से। डेट ऑफ अलॉटमेंट 2021 में, तो ये भाई 36 लाख रुपए यहाँ से आ गए। ये हो गया सर 36 प्लस 36 72, इसमें से 50 गया, 7150 आ गया। अब 7150 है तो सरचार्ज भी लग जाएगा भाई, अज्यूमिंग दिस इज द टोटल इनकम नो अदर डिडक्शंस। अब इस पे हमने टैक्स बना लिया पूरा, ठीक है। तो ये बना था टैक्स। एक वक्त तो लग रहा है कि सर क्या अमेंडमेंट है, कुछ भी नहीं है, ये तो हम पहले भी करते ही थे, सैलरी में भी लिख दिया, टैक्स भी लगा दिया। सर अब ये देखें, टीडीएस लाइबिलिटी, ये वो पूछेगा आपसे, इट कैन कम इन एमसीक्यू फॉर्म, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है कि टीडीएस कितना है। नॉर्मली बंदा कहेगा जो ऊपर टैक्स लिखा है वो पूरी टीडीएस लाइबिलिटी है, सेक्शन 192 में तो यही होता है कि टैक्स का एस्टीमेट लगा के जमा करा दो, ठीक है ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। टैक्स ये टोटल इनकम पे इतना बनता, एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना पड़ेगा, टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम, ये रेट ऑफ टैक्स इतना आएगा अप्रॉक्स। अब हमने ये देखना है कि ये जो टैक्स बना हुआ, बने रहे ध्यान से, 7150 पे टैक्स बना हुआ, ठीक है। इसमें 36 लाख रुपए वैल्यू जो है वो इस ई सॉप की है। 7150 टैक्स हुआ है, उसमें 36 लाख ई सॉप की वैल्यू है। उस 36 लाख का एवरेज रेट के हिसाब से टैक्स क्या बनेगा सर, ये टैक्स बनेगा। ये टैक्स आज बी लिमिटेड को डिपॉजिट करने की टीडीएस के फॉर्म में कोई जरूरत नहीं, दिस इज द टैक्स टू बी डेफर्ड। बाकी जो बाकी का टैक्स रह गया, मतलब कि ये इसमें से ये माइनस कर लें, दिस इज टू बी डिडक्टेड। ये है अमेंडमेंट बेटा, ये है अमेंडमेंट, कि कितना टैक्स आज जमा होगा और कितना डेफर होगा, ये पहले वो आपसे पूछेगा। बोलो, ये देख रहे हो। अब ये जो टैक्स रह गया इनके पास, ई सॉप वाला टैक्स, यही वो स्टार्टअप वाले लोग कहते थे कि भाई पैसा तो आया नहीं है, टैक्स ना डिपॉजिट कराओ, है ना भी, वो उन्होंने कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा था कि भाई ये टैक्स जमा कराने का आपको एक टाइम देंगे, 14 दिन गिने जाएंगे। कहाँ से सर, 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, डेट ऑफ सेल से 14 दिन, फिर सर या आपने जॉब छोड़ दी है तो वहाँ से 14 दिन। तो ये पता करने चले सर, ये सारा कुछ, हाँ जी सर। इसमें उसने लिखा है डी ने 10,000 शेयर्स 5 अगस्त 2023 को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बेच दिए हैं। फिर उसके बाद 15 मई 2027 को भी बेचे। आओ सर, थोड़ा बहुत कुछ जो पता चल रहा है, 10,000 शेयर जो बेचे हैं 5 अगस्त को, इनका मैं टैक्स पेमेंट का डेट पता करता हूँ। सर पहले तो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर यहाँ, प्लस 48 मंथ्स प्लस 14 दिन, ये आ गई डेट 14 अप्रैल 2026। फिर डेट ऑफ सेल ऑफ द शेयर प्लस 14 दिन, ये होगी 19 अगस्त। फिर सर जब वो जॉब छोड़ रहा है, जॉब कब छोड़ी है सर, एक बार पढ़ देते वैसे, जॉब कब छोड़ी है भाई, कब छोड़ी है, 31 मार्च 2028, यहाँ से 14 दिन। अब सेलेक्ट विच एवर इज अर्लियर, सर विच एवर इज अर्लियर में सिलेक्ट हो रही है 19 अगस्त, 19 अगस्त 2023, 19 अगस्त 2023। देख नेचुरल है, क्योंकि देखो शेयर जड़े हैं वो 48 मंथ्स वाला टाइम खत्म होने से पहले बेच दिए गए हैं, जॉब आगे बहुत लेट छोड़ी गई है, तो डेट ऑफ सेल ऑफ दी शेयर्स के अकॉर्डिंग ही डेट सेलेक्ट होगी। अब इस दिन बी लिमिटेड को क्या करना है, इन्हें टीडीएस काटना होगा इस सेक्शन में। अब कितना सर, ये जो टैक्स था जो डेफर हुआ था, ये 20,000 शेयर्स का था, ये 20,000 शेयर्स का था, अभी 10,000 ही बिके हैं, तो दिस डिवाइड बाई 20 इंटू 10, हाफ अमाउंट, ये इनकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो भाई ये जड़ी लाइबिलिटी है, उसने लिखा है लाइबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड एंड मिस्टर डी शैल बी एज अंडर, बी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट दिस टीडीएस बाय 19 अगस्त 2023, ठीक। इफ द बी लिमिटेड डज नॉट डिडक्ट इट बाय दिस, देन डी इज रिक्वायर्ड टू पे दिस मच, क्योंकि शेयर बेच के पैसा तो भाई तेरे पास भी आ ही गया। फेलिंग विच ही शैल बी डीम टू बी एसेसी इन डिफॉल्ट, तो भैया एज ए एम्प्लॉई आप कंपनी को याद करवा दें कि ये टीडीएस काट लें, और जो कंपनी कहे कि भाई नहीं अब तुम ही देख लो, पैसे तो तुम्हारे पास आ ही गए हैं, शेयर बिक गए हैं,
तो अपने आप जमा करा दें, नहीं तो कार्रवाई आप पे होगी। ठीक है जी। अब उसके बाद जी कैपिटल गेन भी कंप्यूट होगा, क्योंकि अब जब शेयर बिका तो कैपिटल गेन तो आएगा ही आएगा सर। अब सर ये शेयर कितने में बिका, एक बार बच्चों को पढ़ा दो, यहाँ पे कहीं लिखा होगा जरूर। सर 500 रुपये ईच, 10,000 शेयर हैं, 50 लाख रुपया आ गया है, ये आ गया जी। इनकी कॉस्ट मानी जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू, जिसके हिसाब से टैक्स दिया था। ये 30 लाख रुपए का LTCG आ जाएगा, 112A वाला, स्टॉक एक्सचेंज पे है ट्रांजेक्शन। और इस पे आपको पता ही है कि 1 लाख तक टैक्स नहीं होता है, देन रेट ऑफ टैक्स 10% होता है। तो ये उधर टैक्स ऑन कैपिटल गेन भी आ गया है। 112A के बारे में अगर कम जानते हैं तो थोड़ा उसे रिवाइज करके फिर इसे देखें, बिल्कुल ठीक लगेगा। देन उसके बाद आगे ये एक और डेट लिखी गई है, यहाँ देखना होगा कि अब यहाँ क्या एक्शन है। देखिए सर, जो बाकी 10,000 शेयर हैं वो 15 मई 2027 को बेचे जा रहे हैं। 15 मई 2027, इससे पहले ये वाली डेट एक्टिव हो जाएगी। इतना टाइम वेट नहीं होता इनसे। तो वो कहेंगे भाई अब इस लॉट के लिए आप डेट ऑफ सेल आगे बता रहे हैं तो ये अर्लियर डेट में आ जाएगा, तो ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। एज डिस्कस अबव, TDS लाइबिलिटी विल बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ A लिमिटेड ऑन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट पर्टेनिंग टू 10,000 शेयर, जो एक्स के पास आज भी हैं। अकॉर्डिंगली बचा हुआ TDS आधा तो जमा हो गया था, आधा अब शेल बी डिडक्टेबल ऑन और बिफोर दिस डेट। इफ एक्स लिमिटेड डज नॉट डिडक्ट, मतलब कि B लिमिटेड बेसिकली डज नॉट डिडक्ट द TDS ऑन दिस डेट, देन A शैल हैव टू पे दिस, फिर उसे खुद पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद जी फाइनली जाके उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई ये जो शेयर बेचे गए हैं, एदा कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होना है वो आपको पता ही है। रेट देख लो कितना है, उस हिसाब से कैपिटल गेन की कंपटीशन हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से भाई इस सवाल को आपको करना है, मतलब कि अब ये इसका जो कैलकुलेशन है सारा, वो 700 ईच के हिसाब से उसका कैपिटल गेन निकाल लो। ठीक है। तो मेन जो चीज़ें हैं, मेरा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है कि ये डेफरमेंट कैसे करनी है। और जो आंसर की प्रेजेंटेशन है, सर कोई चेंज एज सच नहीं आया कि ग्रॉस सैलरी में नहीं आया करेगा, टैक्सेबल इनकम में नहीं आया करेगा, आएगा। पर अगर वो वहां से पूछेगा कि बताओ इसमें से कितना टैक्स इस साल पे होगा, कितना TDS कटेगा, तो एक एवरेज रेट निकाल के, अगर वो ESOP एलिजिबल स्टार्टअप ने अपने एम्प्लॉय को दिए हैं, तो उन्हें ESOPs पे वो एवरेज रेट लगा के टैक्स की डेफरमेंट करनी सीखनी पड़ेगी। बोलो ही समझ रहे हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे वाला अमेंडमेंट है, इसे अच्छी तरह से करें। ओके जी बेटा, बाय बाय।